हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल से जितने प्रश्न बनते हैं हम उनको 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और हम सारे बेसिक से क्वेश्चंस को लेते हुए साथ साथ चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न बनता है आदिकाल से राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय क्या है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय 769 ईस्वी है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय क्या है। तो उनके अनुसार है 633 ईस्वी। हमारा तीसरा प्रश्न है हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संकलन किसने किया। तो किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संकलन किया है। भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक। संदेश राशक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान का समय था 13वीं शती। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो सिद्धों की जो रचनाएं थी उनसे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य। अब ये प्रश्न बनता है श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है, क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। पुरानी हिंदी को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? अंतिम सीमा आदिकाल की ग्रियर्सन जी ने मानी है 1400 ईस्वी तक की। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1318 ईस्वी मानी है। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1343 ईस्वी मानी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं तो आप 100 क्वेश्चन भी एक घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे। तो अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है। आदिकाल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो किससे माना है? प्रकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने क्या किया? जो अपभ्रंश साहित्य है उसको हिंदी साहित्य के आदिकाल में स्थान न देकर उन्होंने इसके पहले के साहित्य अपभ्रंश साहित्य का नाम देकर प्रस्तुत किया है। आचार्य शुक्ल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था? तो कितने ग्रंथों के आधार पर किया था? 12 ग्रंथों के आधार पर किया था। उनमें से जो अपभ्रंश में थे वो थे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। ये 4 ग्रंथ थे। और जो देश भाषा काव्य थे उसमें खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक, जय चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। ये जो 12 ग्रंथ है इनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। अब हमारा अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री ली है? तो इन्होंने मिश्रबंधु विनोद से ली है, जिसकी रचना मिश्रबंधुओं ने की थी। हिंदी कोविंद रत्नमाला से ली है, जिनकी रचना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। कविता कौमुदी से ली है, जिसकी रचना रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी थी। ब्रज माधुरी सार ये वियोगी हरि जी ने लिखी थी। तो इन सब से इन्होंने इतिहास लेखन के लिए सामग्री ली थी। अब देखिए अपभ्रंश
आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। स्वयंभू आदिकाल अपभ्रंश के कवि है, प्रमुख कवि है, तो उनका समय है 783 ईस्वी के आसपास। स्वयंभू की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं पौंचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। ठीक है। और पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं महापुराण, अन्य कुमार चर्यु, जसहर चिरयु। ठीक है। अब इसके अलावा और भी है धनपाल। धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। और भविष्यत कहा किसका ग्रंथ है? धनपाल। देखिए स्वयंभू, पुष्पदंत और भविष्यत कहा जो कि धनपाल का है, इनसे प्रश्न बनते हैं। ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। अब हम देखते हैं अब्दुल रहमान का समय कब से कब तक माना जाता है? 12वीं शती के उत्तरार्ध से 13वीं शती के आरंभ तक। जीनदत्त सूरी के ग्रंथ का नाम क्या है? उपदेश रसायन रास। तो किसका? जीनदत्त सूरी के ग्रंथ का नाम है। जीनदत्त सूरी का समय कब का है? 12वीं शती का। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदू। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। जोइंदू का समय 6वीं शताब्दी है। योगसार किसका ग्रंथ है? तो योगसार है जोइंदू का। राम सिंह का समय 11वीं शती है। राम सिंह के ग्रंथ का नाम है पाउंड दोहा। अपभ्रंश में दोहा काव्य किसकी रचना से आरंभ होता है? तो अपभ्रंश में जो दोहा काव्य है वो जोइंदू के परमात्मा प्रकाश और योगसार से होता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुरी की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। ठीक है। संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुरी की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में सिद्धों, नाथों और जैनों की रचनाओं को किनके अंतर्गत रखा? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इन्होंने अपभ्रंश काव्य को आदिकाल से अलग रखे, अपभ्रंश साहित्य के रूप में इनका उल्लेख किया। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। प्रकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता है वररुचि। देसिल बना सब जग मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति विद्यापति जी की है। बालचंद विद्या बहुभाषा, दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं विद्यापति जी की। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत बोलचाल की भाषा के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किए हैं? तो उन्होंने प्रयुक्त किए देश भाषा। पुष्पदंत की रचनाओं के नाम आदि पुराण और उत्तर पुराण। किस सिद्ध कवि का नाम सरोज व्रज भी है? तो सरहपा का नाम सरोज व्रज भी है, राहुल भद्र भी है। सरोज व्रज और राहुल व्रज किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? तो सरहपा के हैं। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या नाम दिया है? अपभ्रंश नाम देकर क्या दिया है? देश भाषा। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन है? सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिरपा, कणहपा, कुकरिपा, तंतिया। ठीक है। ये सारे सिद्ध कवि है, प्रमुख सिद्ध कवि। वैसे सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। सरहपा जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 32। चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद शबरपा की रचना है। शबरपा का समय 780 ईस्वी है। शबरपा जाति के क्षत्रिय थे और शबरपा के गुरु का नाम सरहपा है। डोम्बिपा की रचनाएं। डोम्बिपा की रचनाएं क्या क्या? डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरादि, कोपदेश। डोम्बिपा जाति के क्या थे? क्षत्रिय थे। डोम्बिपा का जन्म 840 ईस्वी में हुआ था। डोम्बिपा के गुरु का नाम विरूपा था। डोम्बिपा के
डोम्बिपा के ग्रंथों की अगर हम संख्याओं में देखे जाए तो उनकी रचनाओं की संख्या 31 है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा के गुरु का नाम क्या है? लुइपा के गुरु का नाम है शबरपा। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? किसमें है? लुइपा में। लुइपा की जो रचनाएं हैं उसमें रहस्य भावना की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में हुआ। सिद्ध साहित्य का विकास का क्षेत्र क्या क्या रहा? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब सिद्ध साहित्य के विकास के क्षेत्र रहे थे। कण्हपा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। कण्हपा कहाँ रहते थे? बिहार के सोमपुरी में रहते थे। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में और ये रहते कहाँ थे? बिहार में। कण्हपा के गुरु कौन थे? जालंधरप्पा। कण्हपा के ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 74 थी। कण्हपा से अधिकांशतः किन विषयों पर रचना की? दार्शनिक विषयों पर रचना की। कुकुरिपा का जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कुकुरिपा के गुरु का नाम था चरपटिया। कुकुरिपा के ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल पंक्ति किसकी है? सरहपा की। पंडित सल सत बखाइन देहहि रुद्ध बसंत न जानई अमनागमन न तेन विखंडिय तोवी निलज्जई भैनी हूँ पंडई। पंक्तियाँ किसकी है? किसकी है? सरहपा की है। का आ तरुवर पंच विडाल पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ किसकी है? लुइपा की। सहजे धीर करी वारुणी सात पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्ति लिखी गई है विरूपा द्वारा। रुक्कण की जय मंत्रण तंत्र पंक्तियाँ, ये पंक्ति लिखी गई है कण्हपा द्वारा। आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरीफल अलई अल जिमवाहेरित भ्रमपंथी, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं कण्हपा की। अब अगला प्रश्न है, नगर वाहिरे डोबी तोहिरी कुड़ई छई, ये किसकी है? ये है कण्हपा की। ये पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती है, एक पंक्ति इनमें से ज़रूर आती है। गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ये किसकी है? डोम्बिका की बोली हुई पंक्ति है, की रचना की ग्रंथ में से ली गई पंक्ति है, जो कि परीक्षाओं में के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ निवासी खमन भतारे मोहारे विगोआ कहन न जाई, ये है कुकुरिपा की पंक्ति। ससुरी निंदा गेल बहुड़ी जाग, ये भी कुकुरिया की रचनाएं हैं। सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजयायन शाखा से हुआ था। महाराष्ट्र के ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ शिष्य परंपरा के कौन कौन थे? अगर इसको देखा जाए तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, ये इस प्रकार से गोरखनाथ के शिष्य परंपरा, जो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय है उसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। नाथपंथियों का हठयोग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया में हुआ है। भाव न होई अभाव न होई आइस संबोहे को पत आई पंक्ति, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्ति है लुइपा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कौन सा माना है? मतलब ये जो नाथ पंथ का समय था वो सबसे उत्कृष्ट स्थान पर कब माना है? किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है 12वीं से 14वीं शती माना है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत संप्रदाय, ये सब नाम भी प्रसिद्ध है। ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्या कहा है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये सब नाम नाथ पंथ के ही बताए गए। किसने बताए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
अब हमारा अगला प्रश्न, गोरखनाथ का समय कब माना जाता है? 13वीं शताब्दी। राहुल संकृत्याय ने इनका समय माना है 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका समय 9वीं शती माना है। शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शती है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार 11वीं शती है और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है। किसके समय? गोरखनाथ के समय। गोरखनाथ कौन है? जिन्हें नाथ पंथ के प्रवर्तक माना जाता है। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो गोरखबानी में गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया। और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 और सिद्धों की 84। अभी हमने सिद्ध पढ़े थे, सिद्ध साहित्य, तो उसके अंदर 84 सिद्ध थे और नाथ कितने थे? 9। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? जो गोरखनाथ जी है उनकी रचनाएं कितनी हैं? 14। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजपुताने और पंजाब में किया। ये 2 जगहों पर उन्होंने अपने मत का प्रचार किया था। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र के गुरु का नाम है जलंधर नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। ये हमने पहले ही देखा था कि नाथ संप्रदाय में सबसे पहले आदिनाथ, फिर उनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ के गैंगीनाथ, गैंगीनाथ के शिष्य थे निवृत्तिनाथ, उसके बाद उनके शिष्य थे ज्ञानेश्वर। ये इस प्रकार से इनका पूरा वो दिखाया था मैंने कि किसके शिष्य कौन है पूरे के पूरे गोरखनाथ शिष्य परंपरा में। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सोचा है कि 4 वीडियो में आपकी ये आदिकाल की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।